हेलो एवरीवन, सूर्यांक सर और आप सबका टीचर्स एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये जो अपनी क्लास है, अपनी क्लास डेली 5 बजे स्टार्ट होती है, वो तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। ये जो अपनी जो क्लास है वो डेली 5 बजे चलेगी और 5 बजे जो अभी क्लास चलते हुए इस पर एक टॉपिक मैं चला रहा हूँ जिसपे ख़त्म करूँगा इसको मैं। और ये जो मेरी क्लास है इन्वायरमेंट का नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर का क्लास है ये। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दे दूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो लोग मेरी क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, जो मेरी क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, तो ये पार्ट 2 मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका भाग 2 है और ये प्रथम पत्र यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 का प्रथम पत्र का 9वां यूनिट जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, तो इन्वायरमेंट वाला पार्ट। और इसमें अगर हम देखें तो ये मेरा नाम है सूर्यांक सर, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें यहां से कि टॉपिक क्या हम पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक ये चल रही है अपनी एनवायरमेंटल जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम यहां पर देख रहे हैं। अभी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं जैसे मुकुल है, प्रियंका है और फहरीन जी है। लाइफ साइंस, ये लाइफ साइंस के लिए भी है क्या? देखो, लाइफ साइंस ऑब्वियस है, थोड़ी बहुत चीजें आप पढ़ सकते हो उसमें। लाइफ साइंस में आपको जो सिलेबस है थोड़ी बहुत सारी चीज मिल सकती है, लेकिन पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ साइंस का ये एक पार्ट होगा, इन्वायरमेंट का एक पार्ट होगा उसमें लाइफ साइंस में, ठीक है। चले तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्टिंग में कल का थोड़ा सा हम लोग देख लें, रिव्यू देख लें कि हमने पढ़ा क्या था। यहां से आइए रिव्यू एक देख लेते हैं जल्दी से कि हमने किया क्या था। जब हम लोग बात करें यहां से इन्वायरमेंट की, और ध्यान से सुनिएगा, कल आपने पढ़ा होगा मुझसे, तो यहां से बात करें इन्वायरमेंट की, तो एक रिकैप में आपको जल्दी दे देता हूं कि इन्वायरमेंट में यहां पे क्या हुआ, मानव और या पहले मानव ने क्या किया, पर्यावरण को श्रेष्ठ माना, ठीक है, पर्यावरण को श्रेष्ठ माना। फिर मानव ने क्या किया, दूसरे फेज जब आया तो मानव ने विज्ञान और तकनीकी की खोज कर ली, तो मानव ने कहा नहीं, हम श्रेष्ठ होंगे, पर्यावरण क्या होगा, वो श्रेष्ठ नहीं है, इससे श्रेष्ठ हम हैं। और फिर यहाँ पे मानव जब और विकास करता चला गया और जब उसके सामने अलग अलग समस्याएं आनी स्टार्ट हो गई, तो मानव ने क्या किया, अपना व्यू चेंज किया और मानव ने कहा कि नहीं, मानव और हम साथ साथ विकास करेंगे, तो ना या तो तुम बड़े होगे और ना तो हम बड़े होंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे, बराबर होंगे। बराबर तो देखो यार, कह नहीं सकते कि बराबर ही होंगे, लेकिन ठीक है, अवधारणा हम ये मान रहे हैं कि ठीक है, यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि क्या करेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, विकास करेंगे, ठीक। ये आज की अवधारणा है, साथ साथ विकास करेंगे मानव और ये। अब लेकिन साथ साथ विकास जो करना है, इसके बारे में इतिहास में सोचा कब होगा मानव ने, तो ये सोचना स्टार्ट किया कब, 1972 के टाइम में। सोचा तो उसके पहले, लेकिन इसको ऑफिशियल हमने, या अगर कहा जाए जो सरकार स्तर पर या वैश्विक स्तर पर हमने सोचना कब स्टार्ट किया, तो इसको पूर्ण रूप से संस्थागत रूप से हमने 1972 में एक नाम दिया। उसके पहले कोई नाम गांव हमने नहीं दिया था, ठीक है। इतना चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। ये जो दीपक जी न्यू बैच अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये अभी आप लोग पूरा पढ़ के टीचर का डेमो अच्छे से ले लीजिए। बाकी जो नंबर दिया है इसमें इंक्वायरी कर लीजिए, बच्चों को कलेक्ट करते जा रहे हैं। अभी हम एडमिशन आपको लेना ले सकते हैं, लेकिन बैचेज जो स्टार्ट होंगी कुछ दिन में स्टार्ट होंगी, ठीक है। अभी आप इस पे इंक्वायरी ले सकते हैं। हाँ, न्यू, अच्छा आप न्यू है, कोई बात नहीं, जो लोग भी न्यू है, ठीक है। देखो फर्स्ट पेपर प्रियंका जी, फर्स्ट पेपर तो यहां मैं पढ़ा दूंगा, हम सब मिलके पढ़ाएंगे, लेकिन लाइफ साइंस के लिए स्पेशली सब्जेक्ट हमारे यहां चलती है कि नहीं चलती, इसे मुझे अभी पूछ के बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। लाइफ साइंस की इसका मुझे इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। और किसी कुछ इंक्वायरी पूछ लीजिए, प्रियंका शर्मा अगर आप पूछ लाइफ साइंस के लिए, और अगर लाइफ साइंस सब्जेक्ट में है तो यहाँ पे पूछना पड़ेगा चलता है कि नहीं चलता है। फर्स्ट पेपर तो कॉमन है सबके लिए ना, फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन है। आइए, तो 1990-70 में इसको क्या किया गया, एक विशेष नाम दिया गया। फिर हमने देखा इसके बाद यहां से कहां चला गया,
92 में चला गया और 1992 में ये चला था 20 साल बाद। इसको हमने कहा था 1972 वाले को, इसको हमने क्या कहा था, स्टॉकहोम सम्मेलन कहा था। यही हमने कहा था कि ये क्या है भाई, स्टॉकहोम सम्मेलन है। ठीक है, ये मैंने नाम बताया था आप सबको। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 20 साल बाद मिलने कहा गया और इसे क्या कहा गया, रियो सम्मेलन कहा गया। और इसी रियो सम्मेलन को ही क्या कहा गया था, दी अर्थ समिट। ठीक है, दी अर्थ समिट कहा गया था, द अर्थ समिट कहा गया था, या इसी में इसी को हमने क्या कहा था, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। अब इसी पृथ्वी सम्मेलन में अगर आप देखोगे तो यहां पे आया था एजेंडा 21। आप सबको मैंने बताया था एजेंडा 21 आया था 21 सेंचुरी के लिए। कुछ एजेंडा, कुछ पॉइंटर्स इसमें है। किसने दिया था ये सब संकल्पनाएं, ये संकल्पना किसने दी थी, तो एक कमीशन का नाम हमने लिया था, ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक है, यहीं पे हमने कहा था क्या है, ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन है, ब्रंटलैंड कमीशन। इसने क्या किया था, ये नाम दिया था इसमें। ये तो बहुत देखा जाए रिसर्च करे हैं, उस रिसर्च में से एक पार्ट इन्होंने दिया हुआ है। अभी इसको बकायदा हम पढ़ेंगे और इन्होंने क्या क्या दिया है। केवल आप जानते रहिए कि हाँ एजेंडा 21 में से इसमें एजेंडा कुछ बनाया होगा तो यहाँ पे ब्रंटलैंड ने दिया है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन एजेंडा 21 में क्या क्या चीजें हैं वो हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता और इतना हमें पढ़ना नहीं है। याद रखिएगा एक चीज, जब हमें पढ़ना है ये सब चीजें, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें मास्टर नहीं बनना है। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। जो टीचर पढ़ा रहा है उतना पढ़ लो, अंदर की चीजें अगर मना कर रहा हूं कि मत पढ़िएगा तो उसे मत पढ़िएगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा आपका फिर। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छे। बाकी लोग, हाँ किसी कुछ इंक्वायरी होगी तो आप मुझसे पूछते चलिएगा। बाकी जो क्वेश्चन कहीं नहीं समझ में आता है ये सब चीजें तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट यहां पे देखा जाए तो यहां से एक चीज आप देखिए, समझिएगा ध्यान से। जब हमने बात किया 1972 के टाइम की, और यही 1972 एक ऐसा पेज में बार बार इसको इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको याद रहे, और इसी तरफ से मैं बढ़ा था किधर, भारत की तरफ। और आप सबको याद होगा जो 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, और उसी में बांग्लादेश क्या हुआ था, अलग हुआ था। ठीक, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था तो उस समय जो अपनी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। और इसी टाइम अगर आपको 1972 का टाइम अगर याद हो तो ये 1972 वाले टाइम में भी यहाँ पे इंदिरा गांधी ही थी, इंदिरा गांधी। तो अगर भारत की तरफ से आप देखोगे तो इंदिरा गांधी ने इसमें क्या किया था, स्टॉकहोम में पार्टिसिपेट किया हुआ था। मतलब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, मतलब भारत ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक, तो ये वाला पक्ष, भारत वाला पक्ष, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड लेवल में क्या हुआ है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड को कवर कर लेंगे तो भारत वाला तो अपने आप कवर हो जाएगा, मैक्सिमम चीजें वहां से मिल जाएगी। क्योंकि बैकएंड में हमारे बैकएंड में जो स्टोरी चलेगी वो तो चलेगी वर्ल्ड वाली ना। ठीक है, चलिए फिर हमने ये देखा डियर स्टूडेंट्स, यहां से जब हम लोग चले तो यहां पे आ गए थे 1992, और 1992 के टाइम से हमने देखा 20 ईयर बाद आया, और यहां पे मैंने अभी आपको नाम वाम लिख करके मैंने सारी चीजें बताई है। ठीक, फिर इसके बाद आप सब याद करें तो यहां से मैंने क्या किया था, 3 संस्थाओं के नाम आप सबको बताए थे। उन 3 संस्थाओं 1992 में बने थे भाई। ठीक है, अब एक आया था जो समस्या थी वो किससे थी, जैव विविधता से थी। ठीक है, जैव विविधता। जो लोग न्यू है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जो कल वाला लेक्चर आप उसे प्लीज देख लीजिएगा, पार्ट 1 इसका। जैव विविधता एक समस्या है। एक समस्या क्या है, मरुस्थलीकरण है, मरुस्थलीकरण एक समस्या है। और एक समस्या पर्यावरण की क्या है, यहां से जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये कहा गया कि बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, 3 तरह की समस्याएं इन्वायरमेंट में ढूंढी गई। ठीक है, मैक्सिमम जो बड़ी समस्याएं हैं इनकी वजह से अदर समस्याएं होती हैं। ठीक है, ये समस्याएं ढूंढी गई। अब यहां से आप सबको मैंने बताया था कि 1972 में यहां पे एक संस्था बनाई जाती है UNEP। ये जो बैठक बुलाई गई, इस बैठक को बुलाया था UN ने, यूनाइटेड नेशन ने। लेकिन यूनाइटेड नेशन का और भी काम है, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि नहीं, केवल यही काम नहीं, यहां पे UNEP हम बना दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यही अब बैठक करवाएगी। ठीक,
तो ये इसकी प्रथम बैठक होगी, यहां पे इसकी प्रथम बैठक रही होगी। इस प्रथम बैठक में यहां पे तीन तरह के जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, वो लाई गई, ठीक है, वो ढूंढी गई। अब ये समस्याएं हैं तो समस्याओं का निदान भी करेंगे, ठीक है, समस्याएं हैं तो समस्याओं का निदान भी करेंगे। जब समस्याओं का निदान करने पे आएंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां समझिएगा ध्यान से, जलवायु परिवर्तन के लिए एक संस्था बनाई जाती है UNFCCC, इसके लिए अलग संस्था बना देंगे। मरुस्थलीकरण के लिए एक अलग संस्था बना देंगे, मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूं, देखिए यहां पे इसे क्या किया गया, UNFCCC बनाई जाती है, ठीक है। क्या होती है, कैसे होती है, सब डिटेल बताऊंगा मैं। यहां से मरुस्थलीकरण को निदान करना है तो एक यहां पे UNCCD बनाई जाती है, और इसके लिए जैव विविधता संरक्षण के लिए एक संस्था CBD बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है, कल तक लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा हुआ था। आप लोग बताइए जिसको यहां तक किसी कोई समस्या रही हो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज इसी के आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। प्लीज पूछ लीजिए आप लोग, कुछ अगर दिक्कत हो या आगे बढ़ा जाए इसके आगे हम लोग, बताइए आप सब। देखो जो पढ़ा रहा हूं, जैसा अगर आप बुक से अभी आप पढ़ोगे तो बुक से कंफ्यूज हो जाओगे, और जितना मैं पढ़ाऊंगा इससे आप क्वेश्चन में भी करवाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के। हाँ, क्वेश्चन से याद आया, जब आप कल आप मिलेंगे तो 5 बजे मेरी क्लास तो नहीं होगी 5 PM से, कल 5 PM से मैराथन क्लास चलती है अपने इस पे प्लेटफॉर्म पे। मैराथन जितने टीचर हैं वो सब क्या करेंगे, क्लासेस लेते हैं, तो 5 बजे से 6 बजे तक कोई एक सब्जेक्ट चलेगा, फिर यहाँ पे 6 से 7 कोई एक सब्जेक्ट, 7 से 8 कोई एक सब्जेक्ट, और मेरी जो लेक्चर लगेगी वो 8 से 9 लास्ट वाला मेरा होगा, ठीक है। तो 4 घंटे की अपनी लगभग क्लासेस चलनी है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा। सर ये सिलेबस में है, हाँ बिल्कुल सिलेबस में है, ये अभी आप जो पढ़ रहे हैं मुझसे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए कहा ना पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा। मैं जैसा अभी पढ़ाऊंगा एकदम सिलेबस में वो आपको दिखतो मिलेगा हर चीज, ठीक है। तो ये चीजें आप याद कर लीजिएगा, और ये चलता है हर शनिवार को, चलता है हर सैटरडे को चलता है, ठीक है, हर सैटरडे को। तो इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन करवाए जाए, मैं कल भी इसमें क्वेश्चन और प्लस कुछ चीजें और सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हैं क्वेश्चन पे। आइए अब आगे बढ़ते हम लोग, कहां पे थे, हम लोग बात कर रहे थे 1992 की, जब 1992 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे ध्यान देना, जब 1992 की बात करेंगे तो इसी बीच में मैंने कुछ चीजें और आप लोग को बताई थी। हाँ, एक चीज और मैंने बताई थी, यहां से 1972 वाला टाइम याद रखते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है, अभी आएंगे वापस हम लोग। फिर यहां पे मैंने आपको बताया था कि 20 साल बाद हमें मिलना है, 20 साल बाद फिर से मिलेंगे, तो ये डेट आ जाएगा 2012 का आ जाएगा। 2012 का आने के बाद, ये बार बार मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। फिर यहां पे देखें तो एक डेट आती है 2015 की, एक डेट आती है 2021 की। अब बीच में क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। फिर एक क्या है 2022 की, और एक क्या है करंट अफेयर 2023 का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर यहां पे 20 साल बाद मिला गया, ये कौन सम्मेलन था, ये रियो सम्मेलन था, इसका नाम रख देंगे क्या, रियो +20, क्यों 20 साल बाद मिल रहे हैं, रियो +20 सम्मेलन। जो रियो है वो ब्राजील में है, तो ये जगह का नाम है, और ब्राजील में फिर 20 साल बाद होता है, तो रियो +20 हो जाता है सम्मेलन का नाम। इसमें क्या क्या पॉइंटर है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये डेट आप केवल आपके दिमाग में माइंड मैप होना चाहिए, डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब यहां सुनिए ध्यान से, जब यहां से और चीजें यहां से देखें, तो यहां से ही मैंने एक संस्था का नाम लिया था, अभी एक संस्था है UNFCCC वाली, और यहीं से संस्था का नाम लिया UNCCD, और यहीं संस्था का नाम लिया CBD, यही नाम लिया है मैंने। अब यहां पे UNFCCC की ये हर साल बैठक होगी, और हर साल जो बैठक होगी इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स आएंगे। हर साल 1994 के बाद स्टार्ट होगा, 94 से चलता जाएगा, ठीक है। तो इसी में एक ऐसा साल भी आता है 1992 और इनके बीच में एक साल ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं 1997, ठीक है, 1997। और 1997 में UNFCCC की जो बैठक होती है उस बैठक को बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में। किससे रिलेटेड है, तो UNFCCC से रिलेटेड है, इन दोनों से नहीं है,
ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने की। और इसी में एक डेट और आएगी सन 2000, सन 2000 आएगा। और यहां पे एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है किसके द्वारा, यहां पे यूएन है और यूएन की एक संस्था है यूएनडीपी। यूएनडीपी एक यहां प्रोग्राम स्टार्ट करेगी जिसको हम कहते हैं एमडीजी। क्या कहते हैं, एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको जो ये नीचे वाला लिखा है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें जो ध्यान देना है वो इसको हमें याद करके रखना है कि कब आया था, 1997 में आया था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे UNFCCC और बाकी सब संस्थाओं को देखते चलते हैं। ठीक है, यहां तक सब ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ और आप लोग को चीजें। तो यहाँ पे आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस जस्ट मिनट, मैं भी शेयर कर दूं इस लेक्चर को और लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो अपना क्लास है और लोग को भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि और लोग को भी पता चले कि हाँ यहाँ पढ़ाया जा रहा है हम लोग के द्वारा और बड़ी ईमानदारी से, मतलब सभी टीचर पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, कि आपको समझ में आए चीज़ें। चले UNFCCC में आते हैं हम लोग, आते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आते हैं 1992। अब ध्यान से पढ़ना, इसको इंपॉर्टेंट है। यहां से हम ले रहे हैं किसको, UNFCCC को। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही लिख देता हूं मैं, क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन, ये वाला पार्ट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, किसके लिए है, जलवायु परिवर्तन के लिए। क्या है ये, जलवायु परिवर्तन के लिए अभिसमय। इसका हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश पता होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के लिए अभिसमय, के लिए अभिसमय। ठीक, ये चीजें हमने देखी अभी, यहां तक क्लियर होगा आप सबको। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया आपको। ठीक है, स्टार्टिंग कब होती है इसका, जो लागू हुआ, स्टार्ट कब होगा, ये स्टार्ट होगा, इसकी शुरुआत कब करी जाएगी, शुरुआत इसकी करी जाएगी 1994 में। ठीक, 1994 में। इसके जो सदस्य होंगे, जो इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। सदस्य कौन होंगे, तो देश होंगे, सदस्य देश। और यहां पे सदस्य देशों की जो बैठक होगी, बैठक होनी है। इस बैठक को हम बुलाएंगे कॉप के नाम से। किसके नाम से, COP, कॉप के नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका फुल फॉर्म याद रहे ना रहे चलेगा, क्या रहेगा, पार्टीज। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये जानिए, अगर चाहे UNFCCC की बैठक हो, चाहे UNCCD की बैठक हो, चाहे इसकी बैठक हो, चाहे इसकी बैठक, चाहे इसकी बैठक हो, जो सदस्य देश अगर आपस में बैठेंगे तो उनके बैठक को क्या बुलाएंगे, कॉप के नाम से बुलाएंगे, COP, कॉप के नाम से बुलाएंगे। बस हमें दिमाग में इतना रखना है। ठीक है, कॉप। अब यहां समझिएगा, जब हम क्या करेंगे, यहां से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करनी है, 1994 में पहली बैठक हो जानी है। यहां से अब हर एक साल 94, 95, 96, 97 ऐसे हम क्या करेंगे, चलते चले जाएंगे। ठीक है, और जब ऐसे हम लोग यहां से चलते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे
ऐसी कोई बैठक होगी फ्यूचर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो यहां पे समझिए ध्यान से, जो पीछे मैंने अभी समझाया आप लोग को कि 1992 से यहां पे चला, 94 में स्टार्ट हुआ, 95, 96, 97 में पहुंच जाएंगे, क्या आ जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब समझिएगा आप लोग कि ये तो हमने देखा 1992 में स्टार्ट हुआ UNFCCC, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए है, जलवायु परिवर्तन के लिए। अब आइए आगे आते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है, आगे आते हैं। आगे अगर चलें डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहां से, ये है जब हम बात करते हैं UNFCCC के बैठक की, इसको हम बोलते हैं कॉप के नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसी तरह से अगर हम लोग बढ़ते चले जाएं और पहुंच जाए कहां पे, 1997 में। 1997 जब हम पहुंचेंगे तो यहां पे इसी की UNFCCC की बैठक होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल, यहां से एक शब्द आता है कि प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है, तो याद रखिएगा, प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, नियम कानून। इसमें अगर आप याद रख सकते हैं रूल्स, यहां पे क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या होते हैं, नियम। अब प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए होंगे, किसके लिए बनाए गए, क्योटो प्रोटोकॉल आया किस लिए, सबसे बड़ी चीज तो यही है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसकी और भी जो बैठक हुई उसके बारे में देखेंगे, लेकिन किस पे हम फोकस करते हैं, मेनली किस पे, अब क्योटो प्रोटोकॉल पे। अब बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है यहां। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहां से बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे एक हेडिंग करें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल। यहां से क्योटो प्रोटोकॉल, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल वाला पार्ट है, ठीक है, ये पढ़ने वाले हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा। यहां से क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब हम जाएंगे यहां से, तो इसमें हम देखेंगे मेनली आया किस लिए था, ये आया था यहां से GHGs। GHGs क्या है, तो ये है ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनके एमिशन को रोकने के लिए, एमिशन को रोकने के लिए, को रोकना है। अब ये होती क्या, अभी हिंदी में बताता हूं मैं के लिए, है क्या, यहां से जो हरित गृह प्रभाव गैस है, गैस होती हैं, इन गैसों के उत्सर्जन, गैसों के जो उत्सर्जन होते हैं, उत्सर्जन को क्या करना है, को रोकने के लिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोकने के लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसे रोकने के लिए। अब समझिए आप लोग कि ये अगर लाइफ साइंस और इन्वायरमेंटल के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा, अब यहां पे समझना। अब सबसे पहले आता है कि यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि हरित गृह प्रभाव होता क्या है, हरित गृह प्रभाव होता क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये गैसें हैं, तो गैसें कौन कौन सी हैं, इनको हरित गृह प्रभाव गैस कहते क्यों हैं, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां पे समझना ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करें यहां से कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, याद रखिएगा ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें तो ये क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है। यहां पे अगर बात करें तो क्या है, ये वायुमंडल हो गया पृथ्वी का। अब पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो अलग अलग लेयर में डिवाइड होता है। इसी लेयर में अगर हम डिवाइड करें यहां से इसको दो पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में अगर हम यहां पे इसको पार्ट में डिवाइड कर दें कि ये पार्ट, दो ही पार्ट हम देख रहे हैं यहां से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। जो सबसे नीचे वाला है इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है, क्या कहते हैं, समताप मंडल। एक और भी इसके ऊपर है, मध्य मंडल है, बहिर्मंडल है, ताप मंडल है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन हमारे काम का नहीं है।
यहाँ से केवल हम लोग इसी को देख रहे हैं, क्षोभ मंडल को ही, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से अगर देखें तो यहीं पे क्या है, सूर्य भी होता है और सूर्य का प्रकाश है ये। सूर्य का प्रकाश अपनी पृथ्वी तक इस तरह से जाना है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आना है, ठीक है, तरंग के रूप में आएगा। तो तरंग के रूप में जो आएगा उसे हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, लघु तरंग विकिरण कहते हैं, ठीक है। इस रूप में आएगा, SWR के फॉर्म में आना है, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण क्या कहते हैं, लघु तरंग विकिरण कहते हैं। अब क्या होता है, पृथ्वी इस ताप को सोख लेती है, सोखने के बाद क्या करती है, इस ताप को बाहर वायुमंडल में निष्कासित करती है और ये ब्रह्मांड में चला जाता है। तो पृथ्वी का ताप जितना बढ़ा उतना फिर मेंटेन हो जाता है, घट जाता है। और ये जो ये जा रहा है, ये भी किरण जा रही है। अब ये शॉर्ट आई थी, छोटी आई थी, ये होती है LWR, लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण। इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन या दीर्घ तरंग विकिरण कहते हैं। बताइए, यहां तक किसी की समस्या आई हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए। यहां तक किसी की समस्या है? अभी तक इसमें जो स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव हैं, आप लोग ये बताइए, यहां तक किसी कोई समस्या हो तो प्लीज पूछिए। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। समझ में सबको आया हो तो प्लीज बताइए, आगे बढ़ा जाए फिर। क्लियर है? सबको क्लियर है? यहाँ पे सोशियोलॉजी लवर जो है आप बताएं भाई। तो यहाँ से अभी आप सबको क्लियर है, ओके। चलें, तो बाकी देखा जाए और क्या चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ समझते ध्यान से, ठीक है। आइए, तो यहाँ तक क्लियर है, इसकी नोट्स भी आप लोग बना लीजिएगा प्लीज़। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से जब बात करा जाए कि ये वाला पार्ट में आपने देखा कि यहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ये वाला आ रहा है, यहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी क्या करती है, इसको सोखती है अर्थ। इसके बाद ये क्या करती है, यहाँ से LWR के फॉर्म में लघु तरंग विकिरण पाई और यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन जो दीर्घ तरंग विकिरण उसको निष्कासित कर दिया, ठीक। अब यहाँ ध्यान समझना, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कह रहे हैं, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कह रहे हैं, यहाँ ध्यान समझिएगा। यहाँ से अगर हम देखें, ये हमने कहा कि ये पृथ्वी है, अर्थ है, और पृथ्वी के ऊपर हमने देखा कि ये वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया है, क्षोभ मंडल कहा है। इसे अगर हम क्षोभ मंडल कह रहे हैं, ठीक है, इस क्षोभ मंडल के अंतर्गत अगर देखें तो ये है क्या, जितनी भी यहाँ पर जो पर्यावरण कह लीजिए, पर्यावरणीय परिघटनाएं या जो मौसम संबंधी परिघटना है, मौसम संबंधी, वो सब क्या होती हैं, इसी में हो रही होती हैं। जैसे बारिश हो रही है तो बादल बना होगा, यहाँ पे बारिश जितना भी सब कुछ इसी में होना है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, जब हम लोग बात करते हैं क्षोभ मंडल की, इस वाले मंडल की बात करें तो इसी वाले मंडल की अगर हम बात किया जाए, जितनी गैसें हैं, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, सब गैसें क्या है, इसी में अवेलेबल है। इसी क्षोभ मंडल में गैसों की वजह से, और उसमें भी एक गैस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी गैस है उसकी अगर बात किया जाए तो ये गैस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पृथ्वी बन रही थी उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बने आने के कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, जब पृथ्वी बन रही थी, पृथ्वी का जो ताप है वो कितना मेंटेन हो पाया, एवरेज की बात करें, औसतन कितना हो पाया, 20 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ, ये मेंटेन हो पाया। इस वजह से यहां पे क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति यहां पे होती है, जीवन की उत्पत्ति इस वजह से। अब देखा जाए तो इसका जो परसेंटेज होगा, जो प्रतिशत होगा, वो क्या होगा, इसको एनवायरमेंट ने फिक्स कर रखा होगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बढ़ घट रहा होगा।
यही हुआ होगा। अब लेकिन यहां से अगर आप देखो मानव गतिविधियों के कारण, क्या है मानव गतिविधि, मानव गतिविधि क्या होगी, मानव गतिविधियों के कारण, अब मानव गतिविधियां क्या होंगी, मानव गतिविधियां इसमें आप देखें तो पहली बात क्या करेगा, पेड़ पौधे को कटिंग करेगा, पेड़ पौधे कटिंग कर देगा। इसके अलावा क्या करेगा, कोयला जलाएगा, कोयला जलाएगा, और क्या करेगा, इसके अलावा पेट्रोलियम डीजल को भी इसको जलाना है। अब ये सब जब प्रोसेस करेगा तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होनी है, एमिशन उसका होना है। ठीक है, यहां तक ठीक है। हाँ मिथिलेश जी, पार्थ कोचिंग था, पार्थ में मैंने छोड़ दिया। ठीक है, जहां मैं अभी पढ़ा रहा हूं नया प्लेटफॉर्म है ये, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करिए, कोई बात नहीं। देखिए यहां से देखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये यहां से हमने ज्यादा एमिट करेगा। अब अगर इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती जाएगी, तो अब आप बताना, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, यहां से ध्यान सुनिएगा कि यहां से आने वाली जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, इसके बाद ये क्या कर रहा है, लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर भेज रहा है। तो इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन को जो रोक पाती है, वो रोक पाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रोक पाती कौन, कार्बन डाइऑक्साइड रोक पाती थी। ठीक, जितनी इसकी क्षमता थी उतना रोक लेती थी, तो उसकी वजह से तापमान रहता था 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये इस LWR को ज्यादा रोकना स्टार्ट कर देगी। जब ज्यादा रोकना स्टार्ट करेगी तो इसका जो ताप है, ये ताप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब बताओ यहां तक ये समझ में आया। तो ये जो प्रभाव है, ये जो गैस प्रभाव दिखा रही है, ताप बढ़ा रही है, तो इस गैस को हम बोलेंगे, प्रभाव के कारण बोलेंगे ग्रीन, क्या बोलेंगे, GHGs। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस या हरित गृह प्रभाव गैस बोलेंगे। यहां तक क्लियर है, इस वजह से बोल रहे हैं हम लोग यहां पे GHGs का नाम में, और GHGs में ये भी एक गैस होती है, वो आती है। यहां तक क्लियर है कि किसी भी गैस को ग्रीन हाउस गैस हम लोग क्यों बोलते हैं। यहां तक समझ में आया। ओजोन परत तक कहां पहुंच गए आप, बताएं, आप लोग जल्दी से बताएं। यहां तक समझ में आ गया जो अभी हमने पढ़ा, अब इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। और चलो यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैस हम क्यों बोल रहे हैं ये समझ में आया होगा। अब आइए, अब आते हैं कहां पे थे, फिर से क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में किससे लड़ना है, ग्रीन हाउस गैस से लड़ना है। अब ऐसा ही ग्रीन हाउस गैस एक कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहां समझिएगा, अब यहां पे फिर आते हम लोग, यहां से हमने कहा इसकी बात हम कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस की जब बात कर रहे हैं, इसी से लड़ना है क्योटो प्रोटोकॉल को। अब याद रखना, जो क्योटो प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं, इसको अगर ग्रीन हाउस गैस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दो पार्ट में डिवाइड करें, और इसमें जो क्योटो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल ग्रीन हाउस गैस में और भी गैसें हैं, लेकिन जो सन्नाम है या कह लो बदनाम है, जो गैसें बदनाम रही, जो ज्यादा प्रभाव दिखाती थी ग्रीन हाउस गैस को, उसको क्योटो प्रोटोकॉल में डाल दिया गया, बाकी गैसों को इससे अलग कर दिया गया। ठीक, तो इसमें 6 गैसें हैं, याद रखिएगा। इसमें कितनी गैसें हैं, यहां पे 6 गैसें हैं। ये 6 गैसें कौन कौन सी हैं, इसका नाम आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक बदनाम गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया कार्बन, ये यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद देखें, यहां से CH4, ये क्या है, मेथेन है, ये मेथेन गैस है। फिर यहां से देखें नाइट्रस ऑक्साइड N2O,
नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। फिर एक गैस आती है यहां से पीएफसी करके, पीएफसी परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन आती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहीं से ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत, तो एक आ गया पीएफसी, और इसमें हम क्या बोलते हैं इसको, परफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, परफ्लोरोकार्बन। आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। पीएफसी ना दिख रहा होगा बता दीजिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे। इसके ये कितनी हो गई, यहां से एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये चार हो गई, ठीक है। CO2 CH4 N2O PFC। इसी पे एक और ले लो, क्या होगा, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये। फिर इसके बाद देखें यहां से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बाद कितनी गैसें हो गई, यहां से चार, और ये हो गई पांच। इसके अलावा छठवीं देखें, एक है SF6, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, सल्फर हेक्सा जो वर्ड होता है वो केमिस्ट्री का वर्ड है, 6 मतलब क्या होता है, हेक्सा होता है, सल्फर हेक्सा। और ये F मतलब फ्लोराइड है, यहां पे क्या है, ये फ्लोराइड है, ठीक है, ये है फ्लोराइड। तो 6 गैसें हैं, 6 गैसों के नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यहां से 6 गैसों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 N2O PFC। अगर केवल यही वाला याद रह जाए तब भी आपका काम बन जाएगा, ये भी याद रह जाए तब भी आपका काम बन जाएगा, और अगर ये याद रह जाए, मतलब नाम ना याद रहे, ये याद रह जाए तब भी आपका काम बन जाएगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। यहां से कहा गया कि ये ऐसी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाती हैं एनवायरमेंट में, इन्हीं को हमें क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत रोकना है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, या अलग बुक पढ़ रहे होगे कोई इन्वायरमेंट की, तो यहां पर ग्रीन हाउस गैस अलग भी दी हुई है। कैसे, कहीं आप पढ़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उस पर रहेगी, कॉमा लगाएंगे। फिर यहां पे एक गैस, ये वाली गैस रहेगी, ये वाली गैस रहेगी, CH4 भी रहेगा। फिर इसके अलावा N2O रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा। इसके अलावा एक गैस आती है ओजोन कहते हैं, जो जमीन पे पाई जाए, ओजोन, ये भी ली जाती किसके अंतर्गत, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत। उसके अलावा जो पानी का वाष्प होता है, जल का वाष्प होता है, उसे भी लेते हैं। क्या है, जल वाष्प लेते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस। ये जो ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन से मैंने लिखा है, ये अलग है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत है वो अलग है। इन दोनों में कुछ कॉमन भी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन के लिए। तो जब कॉमन के लिए आप देखोगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये कॉमन है इसमें दोनों में, CH4 ये कॉमन है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कॉमन है, बाकी अदर गैस कॉमन नहीं है। तो जब जैसा मैंने बनाया है वैसा आप रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल गैसें कौन सी हैं या शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि यहां से आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब बताइए, समझ में आ गया सबको? बताएं आप लोग, यहां तो कोई दिक्कत समझने में? नोट कर रहे हैं ना आप लोग? बताते चलिए जल्दी से। अगर हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट करिए जरूर। आ गया?
जो अगर इस क्लास को जो पहली बार देख रहा होगा, हो सकता है उसको कम समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इसके पहले ही है, उसको आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, जो पहली बार इसे देख रहे होंगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर हम यहीं से बात करें, शेयर करने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख रहे हो नेट जेआरएफ की, बस हमें करना क्या है कि इस टीचर्स एकेडमी नाम डाल करके वहां भी नेट जेआरएफ चलती है, ऐसा कुछ जो आपसे हो सके कर दीजिए। ठीक है, बस एक सपोर्ट ही चाहिए हमें आपसे। सब क्लियर है? चले आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक कुछ फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फैक्ट की बात किया जाए, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको फैक्ट की तरह आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। फैक्ट बात करता है, फिर कंपेयर करवाता है गैस का, कंपेयर करवा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, किसका? यहां से SF6 का क्वेश्चन आया था यहां से कि कार्बन डाइऑक्साइड में और SF6 में सबसे ज्यादा प्रभाव कौन दिखाएगा ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, या ग्रीन हाउस गैस का। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है वो 100 गुना ज्यादा प्रभाव दिखाता है, बताइए यहां तक कोई समस्या है? अब हो गया, क्लियर है? ठीक है, आप फर्स्ट बार देख रही सोशियोलॉजी लवर जी, तो बताएं समझ में आ रहा है ना? पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं कि हाँ सब कुछ अच्छे समझ में आए। चले ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये है अपना क्योटो प्रोटोकॉल, यहां तक हमने पढ़ा क्योटो प्रोटोकॉल। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इस वाले टॉपिक से। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल से इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाना है। इसमें जो आप ये देख रहे हो, ये मैंने ज्योग्राफी इंक्लूड करी है। इसके बाद यहां से जो इंक्लूड किया है, ये आपका जो नॉलेज है वो आएगा, यहां से मैंने इसको इंक्लूड किया। ठीक है, आगे आइए, यहां तो हमने क्लियर कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जो हम लोग लाइन देख रहे थे यहां से, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके पीछे आते हैं हम लोग, और हमने क्या किया है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां आते हैं, ये आपको समझ में आ गया 1992 वाला। ठीक, अब ये समझ में आ गया, यहां चलते हैं थोड़ा सा, यहां से अब हम लोग डायरेक्ट कहां चलेंगे? 2012 बाद में आएंगे, कहां चलेंगे? 2015 पे। कहां चलने वाले हैं? 2000। ठीक, कहां से? 2015 आते हैं, 2015 पे। अब चलिए, क्यों? उसी से संबंधित है, इसलिए उसी पढ़ाना है मुझे। देखो क्यों, आगे आते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। यहां से जब बात करें हम लोग, यहां से ध्यान समझिएगा, 1992, यहां से चले 1997, और 1997 में क्या आया? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल से जब हम लोग क्या किए, आगे बढ़ रहे हैं, और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं जब हम लोग, यहां से 2015 में आए। अब ध्यान समझिएगा, 2015 वाला ये जो सम्मेलन है, इसे हम ऑफिशियल नाम देते हैं क्या? पेरिस सम्मेलन। क्या देते हैं? पेरिस सम्मेलन नाम देते हैं, याद रखिएगा ध्यान से एकदम। पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन भी या पेरिस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा करी जाएगी। क्या करी जाएगी? समीक्षा करी जाएगी। क्यों? जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये 2 पार्ट में आया था, 2 पार्ट में लागू हुआ था। कब से कब तक ये लागू हुआ था? एक बार 2008 से 2012 तक के लिए, दोबारा से लागू होता है 2000 दिसंबर तक जाएगा, 2013 से 2020 तक के लिए 2 पार्ट में लागू हुआ था। अब 2020 इसके बाद ही आने वाला है। तो यहां पे 5 साल हमने कितना अचीव किया और आगे और क्या करेंगे, उसकी समीक्षा हमें कहां करनी है? रिव्यू करना है उसका। कहां पे? 2015 में। और 2015 में कहां पे? पेरिस सम्मेलन में। ठीक है,
पेरिस सम्मेलन में। अब पेरिस सम्मेलन में हम इसकी समीक्षा करेंगे, तो कितना अचीव किया, कितना नहीं किया, क्या किया क्या नहीं, कुछ बदलाव करने हैं तो हम बदलाव भी आगे कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे जब दोनों जगह कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहां पे जो सदस्य देश हैं उनसे कहा गया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो गैसें हैं, गैसों को अपने अपने स्तर पे कम करना है, और जो नहीं करेगा उस पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना। अगर पेनल्टी लगाओगे तो इसका मतलब कह दें कि क्योटो प्रोटोकॉल सदस्य देशों पे क्या होगी, बाध्यकारी होगी। कह सकते हैं यहां से, तब क्या होगा, क्योटो प्रोटोकॉल सदस्य देशों पर क्या होगी, बाध्यकारी होगी। क्या होगी, बाध्यकारी होगी। ऑब्वियस है, बाध्यकारिता, इसमें जो भी नियम कानून है बाध्यकारी होंगे। यही बाध्यकारिता हम यहां भी लाएंगे, ये भी क्या होगी, ये भी बाध्यकारी होगी। ठीक है, इसमें जो समीक्षा आएगी वो भी क्या होगी, बाध्यकारी होगी। ठीक, बाध्यकारी मतलब इस पे जो भी आएगा इसका रिव्यू, उस पे जो सदस्य देश है उनको मानना पड़ेगा, बाध्यकारिता आएगी। और क्या है, एक चेंज लाया गया, दोनों में एक चेंज लाया गया। यहां पे कंबाइंड फॉर्म में, मतलब ऐसे समझो जैसे अगर यूएसए ने फिर या इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, अलग अलग देशों ने किया, तो इसमें ये देश अपने अपने स्तर पे इसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो देश हैं, देश एक से नहीं बना हुआ है, देश बना है अलग अलग। जैसे इंडिया की बात करें, अलग अलग राज्यों से बना हुआ है। यहां पे इसने कहा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहां से एक एग्जाम्पल लूं। जैसे मान लीजिए ये देश है अपना, ये देश है, और भारत देश में अगर बात करें तो ये अलग अलग राज्य हैं। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो इस तरह से अपने यहाँ क्या है, 28 राज्य हैं। अब इन 28 राज्यों की अगर हम बात करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, तो अगर हमें यहां से कुछ अचीव करना है, ग्रीन हाउस गैस कम करना, भारत सरकार कितना कम करेगी। यहां भारत सरकार कहती है कि जितने भी स्टेट यहां पे अलग अलग हैं, जितने भी स्टेट हैं, इन सबका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हम कह दें कि यहां पे अपने भारत देश की बात करें, देश है, देश के बाद यहां पे क्या है, देश में राज्य होते हैं, राज्यों में क्या होते हैं भाई, जिले होते हैं, जिले में अगर देखा जाए तो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में देखा जाए तो क्या होते हैं, गांव होते हैं, गांव में देखा जाए तो क्या होते हैं, वहां के लोग होते हैं। ठीक, यहां पे कहता है इस वाले में कि यहां पर कोई एक देश इस चीज को अचीव तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका राज्य, उसका जिला, उसका ब्लॉक, उसके गांव, उसके देश के लोग जब तक पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, तो यहां पे ये कहता है कि आप अपने स्टेट्स को भी पार्टिसिपेट करवाइए। अब पार्टिसिपेट करवाना होगा, भागीदारी बनवानी होगी, तो यहां पर इन राज्यों को, चाहे अब जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट होगी, पंजाब में अलग गवर्नमेंट होगी, राजस्थान में अलग गवर्नमेंट होगी, ठीक है, बिहार में अलग, इस तरह से होगा, तो कोई बात माने ना माने, लेकिन इन्वायरमेंट की समस्या है तो सभी के लिए बराबर होगी। यहां पे सबकी भागीदारी चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, सबकी भागीदारी चाहिए, यहां भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी हमें। यहां पे इस 2015 में यही लाया गया कि यहां पे जितने भी देश हैं वो क्या करें, जो अपने स्टेट है उनकी भागीदारी भी जरूर से लें। ठीक है, यहां पे कहा गया, और उसमें जब राज्य लेगा तो लोग तो अपने इसमें लेना ही लेना, पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं, इसके आगे कंटिन्यू मैं कल करूंगा। ठीक है, अब यहां से बताइए कि ये जो पार्ट है पूरा, आज का जो सेशन है, एक दिन में एक प्रोटोकॉल चलेंगे तब सारी चीज खत्म होगी। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आई होप यू ऑल एंजॉयिंग दिस क्लास। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा, तो बताएं, और कुछ आपकी क्वेरीज हो पूछ लीजिए, कुछ समझना हो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, बस इसे शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, इसे आप लोग, बस रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करेंगे सब खराब हो जाएगा, सब बर्बाद, इसमें क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा। कल की जो क्लास होगी सैटरडे को, कल की क्लास जो मेरी है 8 बजे है, उस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा।
तब आपको देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। आप सब ने इतना सपोर्ट किया, मेरे साथ बने रहे, आप सब फिर बने रहिएगा। अपनी जो क्लासेस है फर्दर चलती रहेंगी। ओके, थैंक यू। मैं सूर्यांश सर आप सबसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय। ये अपनी जो क्लास है वो रात में है डियर स्टूडेंट्स, रात में है। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, ये क्लास अपनी है 5 बजे से शाम को स्टार्ट होगी। हाँ, बाध्यकारी रहेगी, वो मैं कल पढ़ाऊंगा गौरी जी, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ओके, चलिए, अभी नहीं।